बच्चों आज हम स्टेचोमेट्री लेके आए तो आज स्टेचोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। स्टेचोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना सिर्फ ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बल्कि आगे का दूसरा चैप्टर कोई भी हम केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में जाते हैं तो इसका यूज पड़ता है। इसीलिए ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो ये चैप्टर आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में मिलेगा एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही ये क्या है टॉपिक है स्टेचोमेट्री जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्टेचोमेट्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीक वर्ड से आया। किससे आया ये? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का मीनिंग जो होगा स्टेचोमेट्री का ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, स्टेचोन प्लस मेट्रॉन। अब स्टेचोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। हाँ, मतलब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसका कितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट में यूज होता है और उससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट में बनता है। यही हम लोग मोल से मास मेथड से हम लोग सारा कैलकुलेट करेंगे। तो मेजरमेंट हम लोग एलिमेंट का देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं और एरो के बाद क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर A प्लस बी हम लोग लिखे तो ये रिएक्टेंट हो गया और यहाँ बन गया कोई आपका C तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो इस रिएक्टेंट में कितना अमाउंट यूज हो रहा है और उससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा, कुल मिला के हम इसी चीज को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे ये स्टेचोमेट्री इस तरह का रिएक्शन एक देखते हैं जिसमें मीथेन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कंबस्टन करता है, जलता है और ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर जी जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो गैसियस स्टेट को इंडिकेट कर रहा है और एल जो है ये लिक्विड स्टेट को। तो आप देखें इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। यानी ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी ऐसे इक्वेशन में जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो तो, और अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हो प्रत्येक एलिमेंट का तो ऐसे इक्वेशन को बोल देंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी देखिए इधर ऑक्सीजन 2 ही एटम है, इधर 3 एटम है, 2 और 1 3। इधर हाइड्रोजन 4 एटम है, इधर 2 ही एटम है, यानी अभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को हम लोग जोड़ लेंगे और फिर इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो इधर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन कितना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ये 4 हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए ये भी 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 एटम है और इधर भी 4 हो गया। यानी आप बताएं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर हो गया। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अब आइए इससे आगे चलते हैं। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 मानेंगे और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, या रिएक्शन कोफिशिएंट, ये होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मोल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट में इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आप देखेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट।
यानी आप एक साथ बोले तो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसको यहाँ हम लोग मोल कंसीडर करते हैं। और मोल मेथड जो होता है स्टोइचियोमेट्री में वो बहुत ही यूजफुल होता है। हम लोग लिखेंगे, इसी को मानेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसीडर टू बी मोल, कंसीडर टू बी मोल, इसी को हम लोग मोल कंसीडर करते हैं। आपको बता दें इस चैप्टर में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, तो इसी वजह से हम लोग इसको मोल में कंसीडर करते हैं। अब अगर इस रिएक्शन को कोई बोले तो इसमें बोला जाएगा कि 1 मोल मीथेन कंबाइन कर रहा है या जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बना क्या रहा है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। यानी आप बोलेंगे कि 1 मोल मीथेन कंबाइन कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ और 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है। इसी को ग्राम में मास में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मोल जो होता है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1 मोल ऑफ CH4 combined with 2 mole of oxygen, 2 mole of oxygen and give 1 mole of and give 1 mole of CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड and 2 mole of water। क्लियर है। अब इसी को अगर आप ग्राम में चेंज करते हैं, जैसे CH4 है, O2 है, 2O2, CO2 है, 2H2O, तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल को ही इसका चूंकि मोलिकुलर मास 16 ग्राम होता है तो 1 मोल 16 ग्राम लिख लेंगे के बराबर हो जाएगा। ये 2 मोल है, 1 मोल में 32 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 64 ग्राम। यहाँ 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो 1 मोल कितना के बराबर CO2 हो जाएगा 44 ग्राम के बराबर। इसका मोलिकुलर वेट 44 है, और ये है आपका 2 मोल, और 2 मोल जो वाटर है वो 34 ग्राम के बराबर, यानी 18 इंटू 2, सॉरी 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 ग्राम के बराबर। तो इस तरह से इस मोल को हम लोग इसमें मास में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कितना ग्राम CH4 ले लिया जाए, जो कितना ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, और कितना ग्राम CO2 या कितना ग्राम H2O रिलीज करेगा। इसी तरह से कोई और भी रिएक्शन लेते हैं, मीथेन के बाद इथेन ले लेते हैं C2H6। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस है। ये भी CO2 बना देगा और ये भी 2H2O लिक्विड बना लेगा। तो आप देखें कि इसमें भी कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन टोटल कितना है, इसको अभी 2 पहले से ही हम लोग नहीं ले लेते हैं, यहाँ H2O ले लेते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये बैलेंस केमिकल बैलेंस करेंगे तो इसको 2 से बैलेंस कर दें। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ 3 से कर दे, इधर भी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4 और 3 7, तो इसको आप 7/2 भी कर सकते हैं। या अगर आप फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हैं तो कंप्लीट सबको फिर क्या करना पड़ेगा, डबल कर देना होगा। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो यहाँ पर फिर 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आगे 6 हो जाएगा। इस तरह से आप भी बैलेंस कर सकते हैं, हम यही रखते हैं। हाँ, तो अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये 1 मोल है, ये 3.5 मोल है, ये 2 मोल है, और ये 3 मोल है। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल इथेन 3.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, जिसमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर रिलीज कर रहा है। तो इसी तरह से ये मोल मेथड का हम लोग स्टोइचियोमेट्री में यूज करते हैं। क्लियर है।
अब हम लोग इसमें देखेंगे कि रिएक्शन कितने तरह का होगा, जिसमें हम एक कंप्लीट रिएक्शन पढ़ेंगे और एक इनकम्प्लीट रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन, और एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसका पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए एंड ऑफ रिएक्शन पे, यानी रिएक्शन जब खत्म हो तो टोटल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाए? प्रोडक्ट में, यानी कुछ भी रिएक्टेंट ना बचे। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट रिएक्शन। और इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा? जिसका कोई ना कोई रिएक्टेंट एंड ऑफ रिएक्शन पे बचा रह जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो पहले हम लोग कंप्लीट रिएक्शन अगर देखें, कंप्लीट रिएक्शन, all reactant converted into the product after end of reaction, after end of reaction। रिएक्शन के दौरान सभी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो हम लोग वैसे रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। अब कंप्लीट रिएक्शन में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान सारा रिएक्टेंट कंज्यूम कर जाए, हाँ, और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अभी ये रिएक्शन लिखे CH4 2O2 CO2 और 2H2O। और भी एक मेथड है, इसका रिएक्टेंट का जो मोलर रेशियो होगा, हाँ, इसके प्रोडक्ट के मोलर रेशियो के क्या हो? बराबर हो, तो फिर हम लोग उसको भी बोलेंगे ये कंप्लीट रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ CH4, मोल ऑफ CH4 बाय मोल ऑफ O2, यानी ये मोलर रेशियो रिएक्टेंट का, अब मोलर रेशियो प्रोडक्ट के बराबर हो, मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, और ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अब आप देखें इसका, हाँ, जो मोलर रेशियो है वही इसका प्रोडक्ट का मोलर रेशियो है, यानी ये भी क्या है? कंप्लीट रिएक्शन। अगर इस तरह का रिएक्शन दे तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होगा? कंप्लीट रिएक्शन होगा। साथ में ही जैसे हम आपको बताएं कि कोई रिएक्शन जैसे इसे लिखते हैं A+B2, अब ये बना रहा है AB2। अभी इसमें ले लिया जाए 5 मोल इनिशियली, ये भी 5 मोल ले लिया जाए इनिशियली, हाँ। अब ये आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन, जब हम लोग रिएक्शन को एंड पे देखते हैं, आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन, तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाए, इधर कुछ भी ना बचे, इधर बन जाए आपको 5 मोल, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को ये कैसा रिएक्शन है? कंप्लीट रिएक्शन है। क्या है? कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसी कंप्लीट रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे कि इसका रिएक्टेंट टोटल प्रोडक्ट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट कुछ भी ना बचा है। और यहाँ पर आपको बता दें, जैसे आपको अभी बताया गया कि इस तरह CH4 2O2 लिया गया, CH4 2O2 लिया गया, और ये CO2 और 2H2O। अब अगर आपको दे दे इनिशियली कि ये 10 मोल है, ये 20 मोल है, आपको बोला जाए बताइए ये कंप्लीट रिएक्शन होगा कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे इसका मोलर रेशियो जो है 10 बाय क्या हो जाएगा? 20। अब इसका मोलर रेशियो 1/2 है, तो इसका भी मोलर रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी दोनों का मोलर रेशियो बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है? कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस तरह से दिया रहेगा कि इनिशियली अमाउंट इतना है, तो आपको बताइए ये मोलर रेशियो होगा या, यानी ये कंप्लीट रिएक्शन होगा या नहीं? तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट
रिएक्शन। किसको बोलेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन? तो जिस रिएक्शन में एंड ऑफ रिएक्शन पे कोई ना कोई रिएक्टेंट का अमाउंट बचा हुआ हो, तो फिर वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शन। जैसे ए टू बी और सी, ऐसा कोई रिएक्शन दे दे। अब इनिशियली दे दे, इनिशियली ये दे दे 4 मोल, ये दे दे 12 मोल, ये तो जीरो रहेगा, अभी कुछ बना नहीं रहेगा। अब एंड ऑफ रिएक्शन पे देखें, एंड ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा? तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 4 मोल इसके 8 मोल से रिएक्ट करेगा, तो एंड ऑफ रिएक्शन पे ये जीरो हो जाएगा। 4 मोल इसका पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जबकि इसका मात्र 8 ही मोल से रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा? 4 मोल। और इधर बन क्या जाएगा, कैसे जानेंगे? तो ये 1 मोल जो है 4 मोल दे रहा है। हाँ, 1 मोल जो है वो क्या दे रहा है? 4 मोल दे रहा है। तो 4 मोल जो दे रहा है, तो ये 4 मोल कितना देगा? 16 मोल दे देगा। तो इस तरह से हम लोग बता पाते हैं कि कितना रिएक्टेंट यूज करके कितना प्रोडक्ट बना रहा है। यानी ये, और ऐसे रिएक्टेंट जो पहले समाप्त हो जाए, ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और इसको बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? तो हम लोग पहले ये देखते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते किसको है? द रिएक्शन इन विच reactant remain after end of reaction, after end of reaction। हाँ, ऐसा रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट बचा रह जाए, वैसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शन, जिसमें कोई ना कोई रिएक्टेंट बचा हुआ रह जाए। अब इस इनकम्प्लीट रिएक्शन में एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी हम लोग बोलेंगे इसी के वजह से, लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है, यानी यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट कितना बने। चूंकि ये खत्म हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक रिएक्टेंट ज्यादा भी रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा वो रिएक्टेंट कहलाएगा जो पहले समाप्त हो जाए, एक रिएक्टेंट बचा रह जाए और एक पहले समाप्त हो जाए, और वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम लोग प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनता है। और वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या? तो हम लोग बोलेंगे वो रिएक्टेंट जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, यानी जो जिसके वजह से, हाँ, प्रोडक्ट क्या होता है? कम बन रहा हो। क्योंकि इसका अगर हम लोग अमाउंट बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट का भी अमाउंट अभी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसमें। लेकिन इसका अमाउंट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट का अमाउंट उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पहले ही समाप्त हो चुका है। तो कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करेंगे? द रिएक्टेंट विच गिव लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का लिस्ट नंबर ऑफ मोल दे, या बोले जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, विच आर कंप्लीटली कंज्यूम, completely consume during the reaction, during the reaction, जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसी को हम लोग बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा रह जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इसको हटाते हैं, एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट विच remain आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस
रिएजेंट, यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी एग्जांपल बताए थे, ये एक ए है, एक 2b है, ये बना रहा है 4c। अब आप देखेंगे इनिशियली अभी लिए थे इसमें 4 मोल, इसमें ले लिया गया था कितना, 12 मोल। अब आप देखेंगे अभी ये 0 मोल है, प्रोडक्ट कुछ बनाया नहीं है। अब यहाँ इसका 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से पता चल रहा है, और इसका 4 मोल बना रहा है। तो आप देखेंगे इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होता है, 1 मोल इसका कंज्यूम होता है, तो इसका 2 मोल कंज्यूम होता है, और यहाँ पर कितना बनाता है, 4 मोल। अब इसका 2 मोल कंज्यूम होता है, तो इसका कितना, 4 मोल कंज्यूम होगा, और इसका कितना बना देगा, 8 मोल। इसका आप देखेंगे अगर फिर 1 मोल और कंज्यूम करवा दें, यानी 3 मोल कंज्यूम हो जाता है, बचेगा 1, और इसका तब कितना मोल कंज्यूम होगा, 6, बचेगा 6, इधर कितना बन जाएगा, वो 12 मोल। फिर ये 4 मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब 8 मोल कंज्यूम हो जाएगा, इधर 4 मोल बच जाएगा, और इधर बना देगा 16 मोल। तो यही हम फाइनली बताए थे, इसी तरह से चलते चले जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखें, अगर हम इसको हाँ कह दे कि ये 12 मोल से 13 मोल हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। 12 मोल से 13 नहीं, 15 20 मोल कुछ भी इसको बी को बढ़ा दें, तो प्रोडक्ट उतना ही रहेगा। लेकिन अगर इसको बढ़ा देते 4 मोल से 5 मोल, तो प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट अगर बढ़ाया जाए तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन एक्सेस रिएजेंट बढ़ाया जाए तो प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपको फिर से देखिए, आगे लेके चलते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 5 मोल कर दें और ये उतना ही छोड़ दें 12 मोल, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे जब एंड ऑफ रिएक्शन होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 1 मोल 4 मोल दे रहा है, तो 5 मोल कितना दे देगा, 20 मोल, यानी 20 मोल। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 6 मोल कर दें, तो इसका 6 मोल इसके 12 मोल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर कितना दे देगा, 24 मोल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका 6 मोल इसके 12 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, और इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, टोटल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा। लेकिन अब इसको 7 मोल कर दें और इसको 12 भी रहने दें, तब भी प्रोडक्ट कितना रहेगा, 24 मोल ही रहेगा। इस तरह से 8 मोल कर दें, ये 12 मोल ही रहेगा, तो फिर प्रोडक्ट उतना ही रहेगा, 24 मोल ही रहेगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट अब ये नहीं, अब कौन सा बन गया, ये। हाँ, अब इसको बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई भी अमाउंट में हम लोग रिएक्टेंट को निकालते हैं। क्लियर है कि एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 और बना रहा है ये 2NH3। आपको बोल दे कि ये 10 ग्राम है। हाँ, अब बताइए ये कितना बनेगा, तो ये 10 ग्राम है, सॉरी, ये 10 ग्राम है, ये कितना बन जाएगा, तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास या मोलिकुलर मास, 28 ग्राम हो जाएगा। इसका 28 ग्राम, इसका कितना दे रहा है, इसका फॉर्मूला मास 17 होगा, 17 इंटू 2, 2 मोल है, तो 34 ग्राम हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे कि 28 ग्राम से 34 ग्राम दे रहा है, तो 10 ग्राम से कितना देगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 28 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3, इसलिए 1 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस 34 बाय 28 ग्राम NH3, इसलिए कितना में, 10 ग्राम ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 34 बाय 28 इंटू 10 ग्राम NH3। तो इस तरह से आपका निकल जाता है कि कितना NH3 प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। इसको एक और मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे हम अभी ये बताए N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप जिसको जिसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मोल ऑफ N2। हाँ,
अब बराबर इधर लेंगे मोल ऑफ NH3। अब इसके मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इसके मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, इसी को लिखेंगे वेट ऑफ N2 और मोलेकुलर वेट ऑफ N2। इधर क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ वेट ऑफ NH3 अब बाय मोलेकुलर वेट ऑफ NH3। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, सबका वैल्यू पता रहेगा, एक को छोड़ के वो एक निकल जाएगा। अब इसको हम इससे कंपेयर किए, यानी ये दे दे ये पूछे कितना, या ये दिया रहे इसको पूछे कितना। अगर H2 से कंपेयर करना हो तो फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ H2 बराबर मोल ऑफ NH3। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 मोल है H2, इसको अपोजिट मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल, और इसको किससे कर देंगे 3 से। फिर ऐसे ही वेट ऑफ H2 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ H2, इसको भी वेट ऑफ NH3 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ NH3। तो इस तरह से आपको निकल सकता है। तो अभी जैसा कि हम बताए थे कि ये 10 ग्राम दिया हुआ था और ये कितना बन रहा था, तो जो अभी बताए तो उस मेथड से इसको भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो इसको हम हटा दें। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 2 है। अब वेट ऑफ N2, तो वेट ऑफ N2 दिया हुआ था कितना 10 ग्राम, मोलेकुलर वेट ऑफ N2 28 बराबर 1 इंटू वेट ऑफ NH3 17। अब मोलेकुलर सॉरी वेट कितना निकालना है, वेट निकालना है आपको NH3 का, यही कि कितना बन रहा है 10 ग्राम N2 में। अब मोलेकुलर वेट इसका कितना है 17। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, ये तो 14 से कट जाएगा, यानी 10 बाय 14 बराबर, इसको आप वेट ऑफ NH3 ले लीजिए अब बाय 17, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये फिर उतना ही आ जाएगा। वेट ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, वेट ऑफ NH3 आ जाएगा आपको 17 इंटू 10 बाय 14, यानी इतना ग्राम हो जाएगा। और दोनों मिलाइए, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आप एक अमाउंट दे दे, दूसरा अमाउंट को बोले निकालिए, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब अगर कभी कभी देखिए ऐसा भी एक क्वेश्चन दे देता है कि आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस तरह से दे दे। हाँ, और इसमें दे दे इनिशियल, इनिशियल क्या दे दे, तो इसमें दे दे 200 आइटम, इसमें दे दे 300 मोलेक्यूल। अब बोले बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो देखिए ये एक एटम इसके एक मोलेक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। हाँ, इसका वन एटम, एटम और यहाँ मोलेक्यूल दिया है, इसीलिए हम लोग इसके टर्म में लेते हैं। यहाँ एक एटम इसके एक मोलेक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 200 एटम इसके 200 मोलेक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन कहीं एटम के जगह अगर मोल दे दे, इसका 2 मोल और इसका दे दे आपको 3 मोल, तब इसका 1 मोल इसके 1 ही मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर इसका लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। जबकि कभी दे दे ये 5 मोल दे दे और ये दे दे आपको 4 मोल, तब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कर रहा है, तो इसका 5 मोल इसके 5 मोल से करेगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाँ, और ये एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी कई बार एग्जाम में देता है कि सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप बता सकते हैं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे इसमें रिएक्शन दे दे N2 प्लस 3H2 और ये बना दे 2NH3। आपको दिया रहे कि ये 2 इंटू 0 × 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है इनिशियली, और ये दिया हुआ है 1.0 × 10⁻³। आपको बताना है वो एक नंबर में कि इससे NH3 का अमाउंट क्या होगा। हाँ, यानी आपको निकालना है वेट ऑफ NH3। ये इनिशियली दिया हुआ है, इतना नाइट्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है, NH3 बताना है क्या है। तो इसमें आपको ये निकालने के लिए कि NH3 कितना बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये पता करना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कितना है। क्लियर है। तो ये 2.0 × 10⁻³ को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम। ये कितना ग्राम है 2000 ग्राम, और ये कितना ग्राम है
1000 ग्राम, यानी ये 2000 ग्राम लिया है, वो 1000 ग्राम लिया है, और आपको बताना है कि अमोनिया का वेट कितना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसका जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इसका 1 मोल 28 ग्राम होता है, 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2, और इसका 2 ग्राम बराबर 1 मोल ऑफ H2। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 मोल है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा H2 का, 3 मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि इसका 1 मोल H2 से 2 ग्राम, तो 3 मोल से 6 ग्राम, और यहाँ पर 28 ग्राम यानी 28 ग्राम 1 मोल में, यानी इसका 28 ग्राम इसके कितना से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल इसके 3 मोल से कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 28 ग्राम ऑफ N2 कंबाइंड विथ कितना के साथ, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 1 ग्राम ऑफ N2 कंबाइंड विथ 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, इसलिए कितना में, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका 2000 ग्राम में, 2000 ग्राम में कितना से रिएक्ट कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 6/28 इंटू 2000 ग्राम। जब आप इसको करेंगे तो ये कुछ 457 कुछ करके आएगा, 457 पॉइंट। तो ये इतना ग्राम आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपका, ये कितना आ जाएगा, तो 457 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा 2000 ग्राम इसके मात्र कितना से रिएक्ट कर रहा है, इतना से, यानी ये पहले समाप्त हो जाएगा, ये बचा हुआ रह जाएगा। तो ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी आप बोलेंगे कि ये आपका क्या है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो फिर इसी के मदद से हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। ये यहाँ पर 2 मोल है, 1 मोल में इसका 17 ग्राम होगा, फॉर्मूला मास इसका 17 होता है, तो 2 मोल जो है यहाँ पर, यहाँ 34 ग्राम हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे कि 2000 ग्राम यानी 28 ग्राम यहाँ पर कितना दे रहा है, 34, तो 2000 ग्राम यहाँ पर कितना दे देगा। इसको हम पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। हाँ, इसलिए 1 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस 34/28 ग्राम ऑफ NH3, इसलिए कितना में, तो हम लोग देखेंगे 2000 ग्राम में ये कितना बन जाएगा, 34/28 इंटू 2000 ग्राम। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये निकल जाएगा इतना ग्राम ऑफ NH3, ये इतना बन जाएगा 2000 ग्राम में। हाइड्रोजन से क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है। अब अगर सिर्फ इसमें यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो एक्सेस हो या जो बचा रह जाता है, तो हाइड्रोजन इसमें जो एक्सेस रिएजेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ 1.24 एक्सरसाइज का। हाँ, तो हाइड्रोजन क्या होगा, अनरिएक्टेड हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अनरिएक्टेड हो जाएगा, यानी ये बचा रह जाएगा, या इसी को बोलेंगे कि ये एक्सेस हो जाएगा। हाँ, अब इसमें आप 1000 में इसका माइनस कर दीजिए, जो आया था 457 कुछ, हाँ कैलकुलेट नहीं किए, कैलकुलेट करके माइनस करिएगा, ये अमाउंट आ जाएगा आपको। और फिर अगर आपको इसमें कह दे कि बताइए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बता देंगे लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे स्टैच्योमेट्री से रिलेटेड, तो आप बना सकते हैं। ये आज का वीडियो क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।